हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही अपनी रणनीति पर काम कर रही है। सत्ताधारी बीजेपी भी अब की बार अपनी जीत की हैट्रिक लगाने और बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दे रही है। सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ ही पार्टी के तमाम कद्दावर नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मैं लगातार अपनी सरकार के कामों के बारे में, जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया है। ये लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, ऐसे लोगों से हिसाब पूछना भी चाहिए। आप लोगों का बनता भी है कि आपने इतने लंबे समय तक देश और प्रदेश के ऊपर शासन किया है। आप कुछ तो बताइए, क्या क्या काम आपने किए हैं। और इसी तरह अपने कामों के दम पर बीजेपी एक बार फिर प्रदेश की जनता से सत्ता मांग रही। बीजेपी अब की बार नॉन स्टॉप हरियाणा के थीम पर चुनाव में उतरी। प्रदेश के मौजूदा मुखिया नायब सिंह सैनी प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूमकर अपनी सरकार के कामों को गिना रहे, साथ ही कांग्रेस पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहे। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये संस्कृति आपसे मेल खाती है या नहीं खाती है। आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये हमारे लोग करेंगे। भाइयों, किस प्रकार से ये प्रदेश के अंदर भाईचारे को भी भाइयों खत्म करने का काम, उसको कमजोर करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। अपने कामों को गिनाने और कांग्रेस पर हमलावर होने के साथ ही बीजेपी प्रदेश के जातीय समीकरण को भी साधने में जुटी हुई, क्योंकि हरियाणा उत्तर भारत का वो प्रदेश है जहां जातीय समीकरण को साधे बिना चुनाव जीतना किसी भी दल के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता है। यहाँ की राजनीति में भी जाति उतनी ही गहरी पैठ रखती है जितनी कि दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में, जिसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार जाट वोटर निभाते हैं। जाटों को हरियाणा की सियासत का गेम चेंजर माना जाता है। दरअसल राज्य की आबादी में जाट लगभग 25% की हिस्सेदारी रखते हैं। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से तकरीबन 40 में जाटों की स्थिति बेहद मजबूत है। इसके अलावा लगभग 17 सीटों पर उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। 2014 तक राज्य की राजनीति पर ये जाति काफी हावी रही, इसलिए कहा जाता है कि जिसके जाट उसकी ठाठ। मगर बीजेपी इस मिथक को अब की बार शायद पूरी तरह से तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही। इसे ऐसे समझिए, 1966 में जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, तब से जाट समुदाय के सीएम ने 33 साल तक राज्य पर शासन किया। गैर जाट सीएम ने लगभग 24 साल तक प्रदेश की कुर्सी संभाली, जिसमें खट्टर का 9.5 साल का कार्यकाल भी शामिल। बीजेपी के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी भी नॉन जाट यानी ओबीसी समाज से आते हैं। वहीं हाल ही में बीजेपी ने एक ब्राह्मण चेहरा मोहन लाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये लगभग साफ संकेत दे दिया है कि वो इस बार नॉन जाट सेंटिमेंट के जरिए ही हरियाणा का चुनाव जीतना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं का अनुमान है कि जाट वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस और अभय चौटाला के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोक दल के बीच बढ़ जाएंगे। ऐसे में दूसरे वर्ग के लोगों को एकजुट करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कुल वोटों का सिर्फ 38 से 40% वोट चाहिए, जो ओबीसी ब्राह्मण और पंजाबी को मिलाकर पूरे हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में करीब 25% जाटों के अलावा 30% ओबीसी, 8 से 10% के करीब ब्राह्मण, अनुसूचित जाति की संख्या 21% और लगभग 7% के करीब मुस्लिम वोटर भी हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का टारगेट सेट करते हुए ओबीसी और ब्राह्मणों को साधने में जुट गई। दरअसल बीजेपी जानती है कि किसान आंदोलन के साथ ही पहलवानों की नाराजगी ने भी हरियाणा की राजनीति को प्रभावित किया है। जाट वोटर इस वक्त बीजेपी से लगभग पूरी तरह छिटक चुके हैं। ऐसे में नॉन जाट वोटर ही खेवनहार बन सकते हैं, जो बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से किसान नाराज हैं, जाट समुदाय नाराज हैं, पहलवानों के तौर पर कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी नाराज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे जाट वर्सेस गैर जाट देखती है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में शुरू से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो वो कहीं ना कहीं जाट और गैर जाट की राजनीति यहां पर होती हुई आई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी का कार्ड खेला है। जो जाट हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के रूप में या फिर पहलवानों या खिलाड़ियों के रूप में कांग्रेस की पक्ष में जाता हुआ, या फिर जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में
दलित समुदाय और जाट समुदाय और कई अन्य जातियां कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दी थी। अगर यही परिणाम विधानसभा चुनाव में हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के मुताबिक 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में इस वक्त बीजेपी का दबदबा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में अकेले सभी सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 40 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। कांग्रेस भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 31 कैंडिडेट जीतने में सफल रहे थे। जबकि दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी 87 सीटों पर लड़ी, जिसमें से 10 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश के 46 सीटों पर चुनाव तो लड़ी, मगर एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे वो किसी के भी पक्ष में एक तरफा नहीं थे, यानी किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में बीजेपी दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी से हाथ मिलाकर सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज हो गई। सरकार बनने पर मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार सीएम बने तो वहीं दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम का पद मिला। हालांकि तकरीबन 4.5 साल तक सरकार में रहने के बाद दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़कर सरकार से अलग हो गए। इसके बाद बीजेपी अकेले दम पर लोकसभा चुनाव में उतरी, जिसमें पार्टी को तगड़ा झटका लगा। प्रदेश की 10 में से 5 सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली, जबकि पिछले चुनाव में पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि पिछली बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। यानी लोकसभा चुनावों के नतीजों से कांग्रेस इस वक्त गदगद है। जाहिर है अब की बार हरियाणा की चुनावी जंग बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।